दूसरे लोन्स की बात करी थी, मैं आता वहां पर, लेकिन चलिए वो लोन भी महंगे होंगे। आमतौर पे ऑटो और पर्सनल लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, तो नए खरीदारों का इंपैक्ट सीधा आएगा, एग्जिस्टिंग के लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश पांडे साहब, अब होम लोन में ये रहता है कि बैंक के पास दो तरीके की चीजें रहती हैं, या तो वो डिफॉल्ट तरीके से आपका टेन्योर बढ़ाते हैं, या फिर आप उन्हें अलग से रिक्वेस्ट करें और टेन्योर उतना ही रखें और अपनी ईएमआई को एडजस्ट करवाएं कि भाई बढ़ा दो मेरी, क्योंकि उससे शायद ब्याज में आपकी बचत होगी। तो क्या तरीका सही रहता है, कैसे इसका डिसीजन लिया जाए, क्या होगा इस पर? देखिए सर, आइडियली जब कोई कस्टमर होम लोन या किसी भी तरीके का लोन होता है तो बैंक उसके लिए ईसीएस साइन करवा के रख लेता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो नॉर्मली वो टेन्योर बढ़ाते हैं, ईएमआई वही सेम रहता है जो भी आपका एग्जिस्टिंग लोन का चल रहा है। अगर कोई बोरोवर चाहता है कि उसका टेन्योर ना बढ़ा करके उसकी ईएमआई बढ़ाई जाए, तो वो एक रिटर्न लेटर दे सकता है, रिक्वेस्ट लेटर दे सकता है बैंक्स को कि आप मेरा टेन्योर ना बढ़ा करके मेरी ईएमआई को बढ़ाएं, ताकि वो इंटरेस्ट जो उनके ऊपर वजन बढ़ रहा है वो कंट्रोल कर पाए। जी, तो इसमें गौरव साहब क्या सही रहता है, क्या लोग जनरली ऑप्ट करते हैं, किन लोगों को ये ऑप्ट करना चाहिए कि वो अपना टेन्योर बढ़वाएं, या किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए कि वो अपनी ईएमआई को बढ़वा लें? तो इसमें जैसे मुकेश ने भी कहा कि आपका डिफॉल्ट जो बैंक आपसे लेते हैं उसमें आपका टेनर बढ़ जाता है। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब करीब 20 साल के लोन पे 50 बेसिस पॉइंट्स का, जो कि जैसे आज बढ़ोतरी हुई है, उसमें आपका करीब करीब 2 साल का टेनर बढ़ जाता है। अगर आपका 20 साल का लोन है तो 25 महीने का आपका टेनर बढ़ रहा है। तो मेरी तो सलाह इस तरह से होगी कि अगर आपके पास, देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई बढ़ी हुई, तो ईएमआई अपनी बढ़वाएं, ताकि आपका खर्चा निकलता रहे, आपकी इंटरेस्ट आउटगो जो है, जो आपका टोटल इंटरेस्ट देना है वो ना बढ़े, आपका टेनर जो आपका 20 साल था वो 20 साल ही रहे। वो सबसे आइडियल सिनेरियो है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बढ़ी हुई ईएमआई, तो टेनर बढ़ाना ऑटोमेटिक लॉजिकल है कि आप टेनर बढ़ाएं, ईएमआई अपनी उतनी ही रखें, और आपका लेट्स से अगर आपका 2 साल लोन बढ़ रहा है, 20 की जगह 22 का हो रहा है, तो आप उतना रखें। अगर एक और जो तरीका है, जो कि अगर आप एज अ कंज्यूमर देख सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका अगर कुछ कैश फ्लो रहता है, या फिर आप सैलरीड हैं, आपका कुछ इंसेंटिव आता रहता है, या फिर आपको बोनस आता है साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक होम सेवर प्रोडक्ट जो कि होम लोन्स में अक्सर नहीं दिया जाता, बट कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि आप उसमें एक होम लोन अकाउंट के साथ आपका एक सेविंग्स या करंट अकाउंट खोला जाता है। जितना भी आप बैलेंस उसमें रख पाते हैं, कितने भी दिन के लिए रखते हैं, उतना आपका प्रिंसिपल कम हो जाता है। तो आपका जो ब्याज लगना है वो आपके उतने ही कम अमाउंट पे लगता है, उससे आपका लोन जल्दी खत्म होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो कि काफी बैंक्स और काफी एनबीएफसीज आपको देंगे मार्केट में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपना लोन जल्दी खत्म करने का। अगर आप कर पा रहे हैं, आपका कुछ कैश फ्लो है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हैं। जी, ये भी एक तरीका है। काफी एक्सपर्ट इसकी बात करते हैं। जो गौरव साहब बता रहे हैं कि आप अपने होम लोन के साथ एक बैंक अकाउंट जोड़िए, उसमें जो पैसा रखेंगे उस हिसाब से आपका प्रिंसिपल एडजस्ट होता रहता है। यहाँ पर मुकेश पांडे साहब एक सवाल और मैं लगे हाथ पूछ लेता हूँ, वो भी बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मान लीजिए कि किसी का 20 साल का टेन्योर है, और चूंकि बैंक की एक मैक्सिमम एज लिमिट भी होती है, बहुत सारे मिलेनियल्स अब जब घर खरीदते हैं तो वो कई बार 40 से शुरू करते हैं तो 60 आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का 60 साल का उम्र है, जहां तक बैंक का एक बेंचमार्क है बैंक का, और वहीं पर अब ये इंक्रीज भी आ गई, तो बैंक ऐसे में क्या करेगा? तब उसके लिए भी 2 साल बढ़ा देगा या उसके लिए ईएमआई बढ़ाएगा? नहीं, उसके लिए भी आपका टेन्योर बढ़ेगा, और जो भी कोई एक ऐसे एज जिसमें जैसे आपने बताया 60 साल की उम्र तक में उनका लोन खत्म हो रहा है, तो ज़रूर एक को एप्लीकेंट ज़रूर लेते हैं। वो उनके वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर टेन्योर इंक्रीज हो रहा है किसी भी लोन के अंदर में, तो वो लाइबिलिटी आपके को एप्लीकेंट पे भी है। अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और मेरा एज खत्म हो रहा है, तो मेरे को एप्लीकेंट का ज़रूर कुछ ना कुछ गैप होगा, जो वो गैप उसको फुलफिल करेगा। चलिए, तो इस केस में भी टेन्योर ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। किशोर साहब, अब देखिए, अभी हमने देखा कि अभी ये जो ब्याज दरें हैं ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और तब भी वही 8.25 साढ़े 8% के आसपास होता था।
क्या ऐसा होगा कि आगे कभी ब्याज दरें बढ़ती भी हैं तो बैंक खासतौर पे थोड़ा सा डिटरेंट रहेंगे कि वो अपने होम लोन को महंगा ना करें, क्योंकि इस समय मार्केट अच्छा है, काफी सारे लोग घर अभी भी खरीद रहे हैं। ये 3 बार की बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा था कि शायद लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन खरीदारी अब भी जारी है। लेकिन कब तक खरीदारी करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद तो वो EMI भारी पड़ेंगी। तो क्या बैंक ऐसा कर सकते हैं कि वो ठीक है बाकी जगह रखें लेकिन अपना जो होम लोन का पोर्टफोलियो है उसको वो आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा नीचे ही रखें? इसका जवाब सीधा है, बैंक ये कभी करेगी नहीं। क्योंकि आज जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लोन्स है वो फ्लोटिंग में चलता है, बल्कि जो डिपॉजिट्स है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं वो अभी तक फ्लोटिंग नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो बैंक अभी इस जब रेपो रेट बढ़ रही है और उनका खुद का बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो इस रेट को पास ऑन करेंगे और जरूर करेंगे। और रही आपकी दूसरी सवाल की खरीदारी इसके कारण कम होंगे कि नहीं, मेरा सही मानना है कि खरीदारी इसके कारण कम होंगे नहीं। क्योंकि आपको दो या तीन चीज याद रखना चाहिए। पहले तो रियल एस्टेट की जो रैली हुई है वो 10-11 साल के बाद अभी वापस चालू हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत दिन से, बहुत सालों से घटा हुआ था और ये डिमांड इतना डल था कि बैंक का रेट्स भी हाई था और जनरली इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसा नहीं था कि पब्लिक अफोर्ड कर सके। आज वो डिमांड वापस आई है और इन्वेंट्री रियल एस्टेट का कम होते जा रहा है और पब्लिक खरीद रहे हैं। दूसरी बात आपको याद है जिसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में ये होता है कि अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मेरा आय जो वेतन है वो भी बढ़ रहा है, और जब मेरा वेतन बढ़ता है, आज आईटी इंडस्ट्री का एवरेज इंक्रीमेंटल लेवल 9 से 12% हो गया है। और आज द ग्रेट रेजिग्नेशन मूवमेंट भी चल रहा है, जहां पब्लिक एक कंपनी से को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रही है और वहां उनका वेतन 20-30% ऊपर आ रहा है। तो ये 0.5% जहां फर्क पड़ता है करीबन 31 रुपया का लाख रुपया लोन में, और अगर मान के चले एक एवरेज इंडियन का बोरोइंग है 42 लाख या 32 लाख रूरल इंडिया में, और 42 लाख सैलरी ग्रोथ है, वो डिसप्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये रहेगा कि 1000-2000 बढ़ने से आज पब्लिक पीछे नहीं हटेंगे, ये रैली बढ़ते रहेगी। ये कब इंपैक्ट करेगा और उस रियल एस्टेट को ग्रोथ को स्लो करेगा, जब इंटरेस्ट रेट 9.5 या 10 के ऊपर जाएगा। अगर आज आप एक ओवरड्राफ्ट या एक पर्सनल लोन के हिसाब देखोगे तो 10.5% का जो लोन जा रहा है वो भी हाई डिमांड में चल रहा है। कंजम्पशन हाई डिमांड में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हाई डिमांड में है। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का ग्रोथ इसमें बाधा नहीं पड़ने वाला है और बैंक इसको डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। क्योंकि उनको अगर ये लोन का कॉस्टिंग को पास ऑन नहीं करेंगे तो उनको डिपॉजिट में बाधा पड़ेगा और उनका कासा का जो बैलेंस है उसमें बहुत चोट पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद कम है कि अब जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेंगे तो बैंक जो आकर्षक होम लोन की दरें दे रहे थे या आपको किसी भी लोन की दरें दे रहे थे वो बढ़ना तय है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या आपके लिए लोन लेना इस वक्त वाजिब है? अगर लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है? बड़े लोन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? दूसरे जो ऑटो या पर्सनल लोन है उसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट डील मिले? ये सारी बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।